अच्छा, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या? रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी। ठीक है, रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी हम लोग मेन क्या पढ़ेंगे? एस्थमा। ठीक है, काफ़ी है लेकिन ये मैं बाद में पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज हम सिर्फ एस्थमा पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एस्थमा होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर ऑफ एयरवेज। ठीक है, एयरवेज का ना क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब इन्फ्लेमेशन में हमारे पास क्या होता है कि म्यूकस सिक्रीशन होती है, उसके बाद हमारे पास वैजो डायलेशन हो जाती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है, ये सब कुछ होता है। अच्छा, होता क्या, सीन क्या हमारे पास ना लंग्स में होते हैं मास सेल्स। ठीक है, ब्रोंकाई में। और ना मास सेल्स के ऊपर हमारे पास मौजूद होते हैं सेंसिटाइज्ड आईजीई। ठीक है, आईजीई, इम्यूनोग्लोबिन ई। अब होता ये है कि ना कोई भी एलर्जन वगैरह, मतलब कोई स्मोक, डस्ट पार्टिकल, या कोई मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि एलर्जी कॉज कर सकते हैं, पोलन्स हो गए, जिस तरह ड्राई एयर होगी, मतलब कुछ भी जो कुछ कर सकते हैं, वो पता है क्या होता है कि आगे ना इसके साथ बाइंड कर जाते हैं आईजीई के साथ। ठीक है और ना फिर क्या होता है कि मास्ट सेल रप्चर हो जाता है। रप्चर होता है ना तो रिलीज होते हैं हिस्टामिन्स और ल्यूकोट्राइन। हिस्टामिन्स के कॉज करते हैं ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन मतलब जो हमारे ब्रोंकाई हैं, ये लेट्स सपोज ब्रोंकाई हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनका डायमीटर कम हो जाता है। ओके, उसके बाद हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, इसमें से मेन होता है LTB4। ये क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हम लोगों को पता है क्या है, म्यूकस सेक्रीशन होती है, मतलब बहुत कुछ होता है। वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट कर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रीटमेंट हम लोग दो ट्रीटमेंट्स। अब हो क्या रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, इन्फ्लेमेशन। हम लोग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एंटी इन्फ्लेमेटरी और ब्रोंको डायलेटर्स। बात खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे? जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करें, क्या करेंगे? एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले ब्रोंको डायलेटर्स। ठीक है, ब्रोंको डायलेटर्स में हम लोग दे सकते हैं सिम्पैथोमिमेटिक्स। ठीक है, सिम्पैथोमिमेटिक्स क्या होते हैं? सिम्पैथोमिमेटिक्स मतलब कि हमारे पास जो बीटा, हम लोग बीटा टू के ना एगोनिस्ट देंगे। अब वो बीटा टू के सेलेक्टिव एगोनिस्ट भी हो सकते हैं, वो बीटा के नॉन सेलेक्टिव भी हो सकते हैं, और अल्फ़ा बीटा एगोनिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अब इसका सीन क्या है? ठीक है, मैं समझाता हूँ। ये मेरे पास है एक मेरा ब्रोंक्यूल। ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल। अब इसके ऊपर ना यहाँ पे मौजूद होते हैं हमारे पास स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये ब्लड वेसल नहीं है, ब्रोंकाई है। ठीक है, ब्रोंक्यूल। अब इन स्मूथ मसल्स के ऊपर ना क्या मौजूद है मेरे पास? रिसेप्टर्स फॉर बीटा टू बीटा टू रिसेप्टर्स मौजूद हैं। किसके? एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के बीटा टू। किस तरह से हम लोगों को पता है? लंग्स कितने हैं? दो होते हैं, तो लंग्स के दो का मतलब बीटा टू। बीटा वन कहाँ पे होता है? हार्ट में। हार्ट एक ही, इस तरह याद करना है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जाके इनके ऊपर बाइंड कर देंगे एस्टाइल। इस बीटा के ऊपर जाके क्या करेंगे, ये सिम्पैथोमिमेटिक्स जो कि सेम फंक्शन एज एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन करेगा, जाके इनके साथ बाइंड करेंगे और क्या कराएंगे? ब्रोंको डायलेशन। डायलेशन डायलेशन ठीक है, उसके बाद मिथाइल जेंथीन। अब इसका फंक्शन आगे पढ़ेंगे। थियोफाइलिन। अच्छा, एंटी मस्कुरेनिक। मस्कुरेनिक। अच्छा अब जो हमारे पास होता है ना एसिटाइल कोलिन, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। अगर एसिटाइल कोलिन जो है ये ब्रोंकाई के इन स्मूथ मसल्स पे जाके बाइंड कर जाए तो पता है क्या करता है? वैजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, क्या करेगा? वैजो कंस्ट्रिक्शन। तो अब हम लोगों ने क्या करना है? रोकना है इस वैजो कंस्ट्रिक्शन को। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिन रिसेप्टर्स पे एसिटाइलकोलिन ने बाइंड करना था हम उनको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ये तो हो गई ब्रोंको डायलेशन। ठीक है, अब हम लोग इन्फ्लेमेशन देख लेते हैं कि किस तरह रोक रहे हैं हम लोग इन्फ्लेमेशन। मेन बेस्ट हमारे पास जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, वो होता है हमारे पास कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। क्या होते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, अच्छा मास सेल स्टेबलाइजर। फिर हम लोग के पास एक ना ग्रुप है जो कि क्या करते हैं? मास सेल को स्टेबलाइज कर देता है। मतलब कि हमारे पास ऐसा सीन है कि जब तक मास सेल रप्चर नहीं हुआ, अभी एस्थमा का अटैक नहीं हुआ, हम लोग मास सेल स्टेबलाइजर देते हैं तो उससे क्या होता है कि स्टेबल हो जाता है। फिर बेशक आईजी यहाँ पे आके इसके साथ बाइंड भी कर दे ना, कोई इन्फ्लामेटरी जो होते हैं, इन्फ्लामेटरी कह रहा हूँ
एलर्जन वगैरह, फिर भी ये रप्चर नहीं होता मास्ट सेल, ठीक है। फिर उसके बाद ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या रिलीज़ हो रहा था, ल्यूकोट्राइन्स, जो कि इन्फ्लेमेशन काज कर रहा था, जो कि बलगम ये देखें, ये बलगम, अगर इसको हम लोगों ने रोकना है ना, तो इसके लिए क्या होगा, हम लोगों के पास, हम लोग क्या देंगे, ल्यूकोट्राइन्स के इनहिबिटर्स, ठीक है। अब ये हम लोग दो किस्म के दे सकते हैं, या हम लोग उसकी सिंथेसिस को ही ब्लॉक कर देंगे, ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे ही नहीं, या फिर ल्यूकोट्राइन्स जहाँ पे बाइंड करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको ब्लॉक कर देंगे हम उन रिसेप्टर्स को, ठीक है। उसके बाद एंटी आईजीई मोनोक्लोनल टेक्निक, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग का ये आईजीई है, ठीक है, आईजीई। अब हम लोग आईजीई के ऊपर एलर्जन बाइंड होने से पहले ही कुछ ना कुछ बाइंड कर दें अगर बाहर से डाल के, तो ये ब्लॉक हो जाए, आईजीई ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा कि हमारे पास एस्थमा होगा ही नहीं, क्योंकि आके बाइंड नहीं करेंगे पोलन, उनके लिए कोई जगह ही नहीं होगी एलर्जेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। अब मैं ये यहाँ से भी पढ़ाऊँगा और बुक से भी पढ़ाऊँगा। कौन सी बुक से? फर्स्ट एड फॉर यूएसएमएल, ठीक है। तो मैं एक मिनट खोल लूँ ज़रा अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन सा है, रेस्पिरेटरी, खोल लिया, फार्माकोलॉजी, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी, ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंक्यूल्स को हमने क्या करना है, डायलेट, ठीक है। उसके लिए मैंने बताया हमारे पास क्या है, सिम्पैथोमिमेटिक्स, ठीक है। एक्सेस बीटा टू एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का मतलब है कि बीटा टू रिसेप्टर्स जो कि लंग्स की इधर समझो मौजूद हैं, इनके ऊपर हम लोगों ने बीटा टू एगोनिस्ट जो देने हैं, मतलब बीटा टू रिसेप्टर्स के ऊपर आके बाइंड करेंगे और डायलेशन कॉज कर देंगे। इसके लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं क्या, एल्ब्यूटरॉल, सेलमेटरॉल एंड फॉर्मेटरॉल। एक मिनट, हाँ, तो ये हमारे पास क्या क्या है इसके अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट एल्ब्यूटरॉल, सेलमेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल। इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ब्रोंकाई के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं। इनका हमारे पास वो क्या है, जो साइड इफ़ेक्ट, कैन कॉज ट्रेमर एंड एरिथमियास। अच्छा, अब ये जब इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो ये जाके हार्ट पे भी एक्ट कर सकता है। हालांकि ये बीटा टू है, लेकिन फिर भी ये जाके हार्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये क्या है, कम, मतलब नहीं यूज़ तो करते हैं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कि मतलब अब मैं इनहेलर यूज़ करता हूँ दिन में एक दफ़ा या दो दफ़ा, तो ये नहीं कि मैं हर घंटे करता रहूँ, मुझे अरिथमियाज हो जाएंगे, हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एल ब्यूटरोल है ना, जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, एल ब्यूटरोल, सेल मेट्रोल इसका सेल ब्यूटामोल इसका दूसरा नाम है, ठीक है। एल ब्यूटरोल, सेल ब्यूटामोल, ठीक है। उसके बाद ये यूज़ होता है, यूज़ फॉर एक्यूट सिम्टम्स। ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, मतलब मुझे जैसे ही अटैक हुआ मैंने किया और फ़ौरन ख़त्म, ठीक है, एक्यूट सिम्टम्स के लिए। सेलमेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल आर लॉन्ग एक्टिंग, मतलब ये दिन में एक दफ़ा ले लिया तो बस मतलब पूरा दिन निकल जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगले हम देखते हैं क्या है हमारे पास, ये है इसके अंदर सारा का सारा जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है मिथाइल जेंथीन, मिथाइल जेंथीन। अच्छा, अब ये क्या सीन है, ये हमारे पास ना चाय के अंदर मौजूद होता है थियोफाइलिन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए, एस्थमा के लिए। मतलब मैं, अगर मुझे एस्थमा का अटैक हो तो मैं चाय भी पी लूँ ना, मतलब मेरे पास यहाँ पे उस दिन हुआ कि एस्थमा का अटैक हुआ और मेरे पास इनहेलर ही नहीं था, ठीक है, तो मैंने चाय पी, क्यों, क्योंकि चाय के अंदर होते हैं थियोफाइलिन। अच्छा, अब ये क्या करती है, इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज। अच्छा, ये क्या सीन है, ठीक है, ये लंग्स है मेरे, ठीक है, ठीक है जी, लंग्स हैं। अब हमारे पास ना लंग्स के अंदर क्या है, ब्रोंकाई, ठीक है, हम लोगों को पता है ब्रोंकाई है। अब ये जो ब्रोंकाई है ना, इनमें अगर साइक्लिक एएमपी ज़्यादा होगा तो इनकी क्या होगी, इन ब्रोंकाई की डायलेशन, मतलब कि एयरवेज खुलेंगे, डायलेट होंगे। ओहो, सॉरी सॉरी, ये तो कुछ नज़र ही नहीं है। अब ठीक है।
मिथाइल ज़ैंथीन देंगे हम लोग, जो कि टी में मौजूद है। टी में थियोफाइलिन है, ठीक है। साइक्लिक ईएमपी मैं बात कर रहा था कि लंग्स हैं, लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स, इनमें हम लोग के मौजूद होता है साइक्लिक ईएमपी। साइक्लिक ईएमपी ज़्यादा है, इसका मतलब है डायलेशन है। साइक्लिक ईएमपी क्या करा रहा है? ब्रोंको डायलेशन, ठीक है। अब फोस्फोडाइएस्ट्रेस पता है क्या करता है? ये ना PDE4 फोस्फोडाइएस्ट्रेस E4 ये क्या करता है? साइक्लिक AMP को कन्वर्ट कर देता है AMP में। तो जब साइक्लिक EMP को इसमें कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब साइक्लिक EMP कम हो रहा है। तो अगर हम लोग इस इंजाइम को ब्लॉक कर दें, PDE4 को ब्लॉक कर दें, तो हमारे पास क्या होगा? ये साइक्लिक EMP इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, और क्या होगा हमारे पास? ब्रोंकल रिलैक्सेशन व ब्रोंकल डायलेशन, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये कहाँ पे है? मिथाइल ज़ैंथीन्स, ठीक है। मिथाइल ज़ैंथीन थियोफाइलिन, ठीक है। थियोफाइलिन likely causes bronchodilation by inhibiting phosphodiesterase। फोस्फोडाइएस्ट्रेस को हमने इनहिबिट कर दिया, साइक्लिक EMP ज़्यादा हो गया। कम हमारे पास क्या हो रही है? साइक्लिक EMP की हाइड्रोलाइसिस, मतलब EMP में कम कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों के पास ये इसका बैड साइड इफ़ेक्ट क्या है? ये क्या कर सकता है हमारे पास? कार्डियोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी, मतलब दिमाग में और दिल में टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एडिनोसिन, ये एक इसका अलग दूसरा काम भी है। जो एडिनोसिन है ना, ये हमारे पास जो है ना, ये करवाता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, तो इसको भी ब्लॉक करता है। इसका सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। ये मैं भी भूल गया था, एडिनोसिन को ब्लॉक करता है, ठीक है। एडिनोसिन को ब्लॉक करता है, जो कि क्या है? वेजो कंस्ट्रिक्टर, सॉरी ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर, ठीक हो गया। उसके बाद अगली चीज़ देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट। मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट का मतलब है एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट, मतलब इन स्मूथ मसल्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन भी तो बाइंड कर सकते हैं ना, तो एसिटाइल कोलिन के भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं। एसिटाइल कोलिन ने क्या करवाना है हमारे पास? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। इसको हम लोगों ने क्या करना है? काम करना है।